हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आज शिक्षक दिवस है यानी टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं एवं ढेर सारा आशीर्वाद कि आप अपनी सफलता में अच्छी ऊंचाइयों तक जाएं, अच्छे मुकाम तक जो है वो आप पहुँचे। ये मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके लिए। देखिए, गुरु जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। गुरु जो होता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि जो है वो दी गई है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही जो है वो महेश है। ठीक है, यानी गुरु भगवान होता है और भगवान जो है वो अपने बालक का हमेशा निहाल करता है। उसी प्रकार से गुरु जो है वो हमेशा अपने शिष्य का निहाल करता है, उसकी देख रेख, उसकी शिक्षा, उसको अच्छी शिक्षा देता है जिससे वो अपनी गरीबी को हटा सके और अपनी अच्छी ऊंचाइयों तक जो है वो पहुंच सके और देश की सेवा कर सके। देखिए, एक चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर किसी की गरीबी हटाना है ना तो उसको शिक्षा दे दो। ठीक है, अगर किसी की गरीबी हटाना है तो उसे शिक्षा दे दो, अपने आप अमीरी जो है वो आ जाती है। और ये शिक्षा देने का काम कौन करता है? एक अच्छा गुरु करता है। तो लाइफ में, जीवन में एक अच्छा गुरु मिलना भी बहुत ही सौभाग्य का विषय होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। अगर किसी को अच्छा गुरु मिल गया तो उसे सफलता मिलने में आसानी हो जाती है, क्योंकि गुरु जो है वो सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। गुरु जो है उसको सफलता की ओर ले जाने में पूरा सहयोग करता है किसी भी व्यक्ति को। तो गुरु का बहुत ही महत्व होता है जीवन में, इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा उसका आदर करना चाहिए। तो हमें सीखना चाहिए कि गुरु का क्या महत्व होता है और उससे अपने गुरु की जो शिक्षा दीक्षा है उसके अपने जीवन में हमेशा अपनानी चाहिए। तो आज आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें और अपनी निरंतर सफलता को प्राप्त करते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो मेरी होगी वो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की क्लास में पढ़ाऊंगा, जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड। तो कृषि कीट विज्ञान की ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता चुका हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको जो है वो पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो इसके बारे में पूरी मैंने वीडियो बना करके आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो उससे आप लोग समझ जाइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। आज मैं पहला जो टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा आपको कि सब। तो ये जो आपका सिलेबस है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला इंसेक्ट इकोलॉजी और दूसरा जो है वो आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये दो पार्ट में आपको पढ़ना है। तो पहला इसको जो पार्ट है इंसेक्ट इकोलॉजी यानी कीट पारिस्थितिकी, वो मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी पहली क्लास है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग जो है वो ऑनलाइन जुड़ करके मेरे साथ जो है वो पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है वो है कीट पारिस्थितिकी यानी इंसेक्ट इकोलॉजी। ठीक है, कीट पारिस्थितिकी या इंसेक्ट इकोलॉजी। तो इसके बारे में आज मैं प्रमुख रूप से आपको बताऊंगा कि क्या होता है इंसेक्ट इकोलॉजी। तो सबसे पहले हम इंसेक्ट इकोलॉजी को डिफाइन करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ पारिस्थितिकी। तो तो इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, इकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि इकोलॉजी जो शब्द है वो सर्वप्रथम जो किसने दिया था? एच रेटर, जूलॉजिस्ट एच रेटर ने 1868 में इसे प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ये जो इनसे आपका पारिस्थितिकी है इसका प्रयोग सर्वप्रथम जो एस रेटर थे, जूलॉजिस्ट एच रेटर जो थे, उन्होंने इसका सर्वप्रथम जो है वो इसको यूज़ किया था और इसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। और इसका अर्थ जो है वो क्या है कि जीवों के प्राकृतिक निवास का अध्ययन से है। जो इकोलॉजी है वो जीवों के प्राकृतिक निवास के अध्ययन को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी होता है वो
पारिस्थितिक जो पर्यावरणीय जो कारक हैं उनके साथ क्या संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। किसी भी जीव का जो है वो पर्यावरण के साथ क्या संबंध होता है उसका अध्ययन हम इकोलॉजी के संबंध में करते हैं। देखिए प्रत्येक जीव क्या होता है, किसी भी चीज़ से अपने पर्यावरण में ही, वातावरण के अंदर ही जो है वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, निवास करता है। ठीक है, क्योंकि वातावरण के जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, भौतिक कारक होते हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, नमी, ठीक है, आर्द्रता, ये तमाम प्रकार के जो फैक्टर होते हैं, मृदा, ठीक है, इसी में जो है वो जीव जो रहता है। और तो इसी प्रकार से जो जीव उसमें रहता है, बढ़ता है, तो वही उसका जो है वो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी जीव जिस वातावरण से घिरा होता है वो वातावरण उसका इकोलॉजी या इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से जिस वातावरण से कोई घिरा होता है वही उसकी इकोलॉजी या फिर जो है पारिस्थितिकी जो है वो कहलाता है। कुछ साइंटिस्ट ने इसका जो है वो अर्थ दिया है। तो सबसे पहले इसको जो है जो अर्नेस्ट हेकल थे, अर्नेस्ट हेकल 1869 के अनुसार जो है वो एक डिफिनीशन जो है वो दी गई है कि जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी जीव के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण, ठीक है, का संबंध जो होता है वातावरण से, उसका क्या रिलेशन होता है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, मनुष्य का वातावरण के साथ क्या संबंध है, तो वो ह्यूमन इकोलॉजी हो गया। और किसी कीट का, ठीक है, कीट का वातावरण के साथ क्या संबंध है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, इसका अध्ययन हम कीट पारिस्थितिकी या इंसेक्ट इकोलॉजी में जो है वो करते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव का, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, चाहे पौधा हो, चाहे कोई कीट हो, ठीक है, मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो, वो सभी किससे जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। और उसमें इन्वायरमेंट का जो है वो प्रभाव पड़ता है, पर्यावरणीय कारकों का हमारे जीवन में प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे क्या उनके संबंध होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने इसकी डिफिनीशन दी है। इसी प्रकार से ई वार्मिंग थे, ई वार्मिंग जो है वो 1895 में बताया कि पारिस्थितिकी जीवों और पौधों का उनके वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो वही चीज़ ई वार्मिंग भी बता रहे हैं कि जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिकी होती है, वो पौधों के साथ वातावरण का क्या संबंध है, और वातावरण के साथ जो है जो संबंध होता है उसी का हम अध्ययन करते हैं। देखिए वातावरण, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हम, जिससे हम चारों तरफ से घिरे हों, चारों तरफ से हमारी कौन है, पेड़ पौधे, आकाश, मिट्टी, ठीक है, तमाम प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सारे जो हमारे तरफ से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो ये सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं, हमारे पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आते हैं। तो इनके साथ हमारा क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, जो तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स हैं, उनका क्या रिलेशनशिप से आए, हमसे क्या, हमारे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने भी दी है। ऑडम्स जो थे 1963 के अनुसार जो है वो प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि प्रकृति की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो नेचर का क्या संरचना है, नेचर का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पाए जाते हैं, उसका भी इन्होंने अध्ययन जो होता है। इन्वायरमेंट में कई प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तापमान, प्रकाश, वर्षा, ठीक है, और आर्द्रता, ये मिट्टी, ये तमाम प्रकार के जितने भी फैक्टर हैं, पेड़ पौधे, इसकी संरचना कैसी है, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है किसी जीव पे, उन सभी का अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थी इनके अंदर। फेसर डार्लिंग में भी ऐसे इसको कहा है कि अधिक विस्तृत करने हुए कहा है कि पारिस्थितिकी जो है वो
समस्त वातावरण के संदर्भ में जीवों और उनके अंतरजातीय आपसी अंतर संबंधों का। ठीक है, तो इस प्रकार कहते हैं कि आपसी जो अंतर संबंध होते हैं, जो रिलेशनशिप होता है जीवों का और वातावरण का, उसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कीट पारिस्थितिकी क्या है। तो कीट पारिस्थितिकी क्या होती है? ठीक है, इंसेक्ट इकोलॉजी। तो सीधी सीधी सरल भाषा में आपको समझना है कि कीट पारिस्थितिकी उसे कहते हैं जो कीटों का संबंध होता है। किसके साथ होता है? वातावरण के साथ। तो कीटों का वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कीट पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो कीट पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? कीट पारिस्थितिकी में क्या होता है कि कीट पारिस्थितिकी इस बात का अध्ययन करने की, कीट की पर्यावरण के साथ तरह से बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये कीट पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनका वातावरण के साथ क्या संबंध होता है, क्या रिलेशनशिप होता है, क्या उनके अंतः संबंध होते हैं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, तापमान, दाब, वर्षा, नमी, आर्द्रता और मिट्टी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है कीटों के लाइफ स्टाइल पे, इसका अध्ययन हम कीट पारिस्थितिकी के अंतर, इंसेक्ट इकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये कई प्रकार के पर्यावरण के भौतिक यानी जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ जैविक कारक होते हैं, कुछ अजैविक कारक होते हैं। ठीक है, अजैविक कारक में आते हैं जैसे तापमान, प्रकाश, वर्षा। ठीक है, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जल, मिट्टी, ये सारे जो अजैविक कारक हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, और तमाम प्रकार के सूक्ष्म जीव, उनका कीटों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारे अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये डिटेल से आप इसके अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। कीट जो होते हैं वो वनों के प्राकृतिक घटक हैं और कई आवश्यक कार्य करते हैं जो वनों को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, इंसेक्ट जो है वो कीट के प्राकृतिक जो है घटक होते हैं, एक प्रकार से नेचुरल फैक्टर होते हैं, और इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के बैलेंस को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल जो है वो होते हैं। और कीट पारिस्थितिकी जो है वो इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि कीट व्यक्तिगत रूप से, समुदाय के रूप में आसपास के पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। तो कीट पारिस्थितिकी में हम ये अध्ययन करते हैं कि जो आसपास कीट किस प्रकार से कीटों के जीवन पे, लाइफ स्टाइल पे, किस प्रकार से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, पर्यावरण होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। जैसे पर्यावरण में तापमान, मान लीजिए तापमान बढ़ता है या घटता है तो उसका कीटों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसका अध्ययन करना। जैसे तेज वर्षा होती है तो बरसात में कीटों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे प्रकाश की अधिकता होती है या कमी हो जाती है तो फिर इनके लाइफ स्टाइल पे, इनके दिनचर्या पे कीटों के क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी का हम अध्ययन किस में करते हैं? कीट पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो लाइफ स्टाइल पे असर पड़ता ही है। ठीक है, जैसे आप अपने को ही देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे आप देखिए कि अगर जब तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, जब तापमान बढ़ जाता है तो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े, कॉटन कपड़े पहनते हैं, और हमें गर्मी लगती है। तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हैं हमारी प्रभावित हो जाती हैं। गर्मी के दिनों में हमारी जो क्रियाकलाप हैं, दिनचर्या है, वो अलग होती है। ठंडी के दिनों में जब तापमान कम होता है तो हम अपने शरीर को ढक करके रखते हैं, हमारे क्रियाकलाप जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रत्येक जीव जो होता है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण उसके कहीं ना कहीं चेंजेस जो है वो आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से कीटों के जीवन पे भी, कीट
कीटों के रहन सहन, कीटों के जो लाइफ साइकिल होती है, कीटों के जो मेटामॉर्फोसिस होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय जो फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल कारक होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित जो है वो हो जाते हैं। तो यही क्या होती है कि कीट पारिस्थितिकी जो है वो उसका प्रभाव उस पर होता है। ठीक है, कीट अपने रूप में, ठीक है, अपने रूप, कार्य और जीवन शैली की विशाल विविधता के कारण दुनिया की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कीटों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। इनके जो है वो इनकी संख्या काफ़ी करीब 6 से 12 लाख प्रजातियां कीटों की पाई जाती हैं। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है हमारे पर्यावरण में। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो क्रियाकलाप है वो प्रभावित होती है इन्वायरमेंटल के कारण। ठीक है, इनके कार्य करने की गति, इनका रूप, आकार, जीवन शैली, ये सभी चीज़ों में इनके विविधता जो है वो देखी गई है। तो इनकी जब पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है तो काफ़ी जो है वो इसमें चेंजेज आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फिर हम कीट पारिस्थितिकी की शाखाएं की बात करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी, यानी कीट पारिस्थितिकी की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको डिफाइन किया कीट पारिस्थितिकी क्या है। अब इसकी कुछ शाखाएं हैं, कुछ ब्रांचेस हैं, उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो इसके जो है वो जो किर्चनर तथा श्रोटर, कृष्णर तथा श्रोटर ने ये डिफिनीशन दी है 1986 में। कीट पारिस्थितिकी के दो प्रमुख शाखाओं में जो है वो उसको विभाजित किया गया है। तो पहली जो शाखा है वो है स्वपारिस्थितिकी या आर्टिकोइकोलॉजी। ठीक है, आर्टिकोलॉजी जो है वो यानी स्वपारिस्थितिकी, और दूसरी जो है वो साइनोकोलॉजी या समपारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। तो कीट पारिस्थितिकी दो शाखाएं हैं, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी शाखाओं में बांटा गया है। अब बात करेंगे स्वपारिस्थितिकी क्या होती है, आर्टिकोलॉजी क्या होती है। कि जब किसी एक की, ठीक है, आर्टियोकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी क्या होती है, जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर वातावरण का अध्ययन किया जाता है तो इसे स्वपारिस्थितिकी जो है वो कहते हैं। ठीक है, जब किसी एक जीव विशेष अथवा एक ही जाति के सभी तरीके के जीवों का अध्ययन किया जाता है। इससे स्वपारिस्थितिकी के अंदर क्या होता है, जब किसी एक विशेष जीव या एक विशेष जाति के जीवों का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष पॉपुलेशन डेंसिटी का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष जाति का अध्ययन किया जाता है कि उसका वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम स्वपारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है उसका उस जाति का सामूहिक रूप से जो है वो हम अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, जैसे ग्रास हॉपर है, तो ग्रास हॉपर पे हम ग्रास हॉपर की जितनी भी स्पीसीज़ हैं, जातियां हैं, उसके ऊपर जब हम उसका अध्ययन करते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का, तो उसे हम स्वपारिस्थितिकी के नाम से जो है वो जानते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, इसमें उन समस्त जैविक क्रियाओं का अथवा वातावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या अध्ययन करते हैं, समस्त जैविक क्रियाओं का, जीवों की समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जीवों के शरीर के अंदर, कीटों के शरीर के अंदर, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उनमें परिवर्तन हो जाता है वातावरणीय कारकों के बढ़ने घटने से, वातावरणीय कारकों के द्वारा उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी जैविक क्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम स्वपारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा क्या है, समपारिस्थितिकी, इसे हम क्या कहते हैं, साइनकोलॉजी। साइनकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक, बायोटिक, अजैविक, एबायोटिक घटकों के पारिस्थितिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र, ऊर्जा प्रवाह, तत्वों के चक्रीकरण, साइक्लिंग तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो जो समपारिस्थितिकी होती है, साइनकोलॉजी होती है, उसके अंतर्गत हम जो है वो जो जीवों के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, जैविक और अजैविक जो कारक होते हैं पर्यावरण के, उसका लाइफ स्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ता है, और तमाम प्रकार के जो आपकी एनर्जी फ्लो सिस्टम होता है, चक्रीकरण, साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स होता है, और फूड वेव होता है, जो खाद्य जाल होता है, आदि का अध्ययन जो है वो साइनकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से प्रत्येक पॉपुलेशन डेंसिटी का भी अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है किया जाता है। किसी भी पूरी पॉपुलेशन, पूरी कीटों उसमें किसी जो है वो पूरे पॉपुलेशन डेंसिटी, प्रत्येक जाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरणिक कारकों का अलग अलग है वो, उनके खाद्य जाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उनका फूड वेब जो है वो चलता है, इन सभी का अध्ययन हम साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट या पर्यावरण जो है वो एक जीव या उसके समुदाय के चारों ओर पाया जाने वाला वह सब जीवन के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो डालता है। ठीक है, तो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट। तो अभी तक हमने आपको बताया कीट पारिस्थितिकी के बारे में, उसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। दूसरा टर्म आता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इन्वायरमेंट भी इकोलॉजी से जुड़ा है, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो पर्यावरण पर्यावरण या इन्वायरमेंट ऐसा शब्द होता है जो हम जिससे क्या होता है कि वातावरण या पर्यावरण, परिधन आवरण, ठीक है, परिधन आवरण, तो जो हमारे चारों तरफ जो है वो हमारे परितः जो है वो जिससे हम घिरे हुए होते हैं, जो हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, वनस्पतियाँ, जानवर, सूक्ष्म जीव, ठीक है, तमाम प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उन सभी से हम घिरे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा वातावरण, ठीक है, या इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने, हमारे जीव वैज्ञानिक ने पर्यावरणविद के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिससे हम बात करेंगे। तो पर्यावरण में अनेक घटक होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद कुछ प्रोफेसर एमजे मॉक के अनुसार, ठीक है, प्रोफेसर एमजे मॉक के अनुसार जो है वो कहा गया है कि कोई जीव या कोई मानव, कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहता है उन संपूर्ण बाह्य दशाओं के समस्त योग को पर्यावरण कहते हैं। तो ये भी डिफिनीशन सही है कि कोई जीव या कोई मानव, कोई वस्तु जिन परिस्थितियों में रहता है, कोई जीव हो या कोई मानव हो, जिन परिस्थितियों में वो रहता है, इन्वायरमेंट का उसके क्या, जिन परिस्थितियों में रहता है और उस पर तमाम प्रकार के फैक्टर्स का प्रभाव क्या पड़ता है, इन सभी का अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। गिलबर्ट के अनुसार क्या कहा गया है, पर्यावरण उन सब को कहते हैं जो कि जैव स्वरूप या वस्तु के समीप से घेरे रहते हैं एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि पर्यावरण हम उन सभी को कहते हैं जो तमाम प्रकार के जैविक समूहों से, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपका जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इन सभी से क्या होते हैं, हम घिरे होते हैं। तो इनका जो जैविक स्वरूप होता है एवं ये एक प्रकार से इनका प्रत्यक्ष रूप से जो है वो इन सभी से हम घिरे होते हैं एवं ये हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इन सभी को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। तो ये भी इन्होंने कहा है। अब बात करेंगे, जब हम कीट की बात करेंगे तो कीटों का, ठीक है, तो पर्यावरण कीटों से क्या होता है कि कीटों का जो पर्यावरण संबंध होता है, ठीक है, संबंध में पर्यावरण के विषय का संदर्भ लेते हैं तो कई प्रकार के निष्कर्ष आते हैं। जैसे कि पर्यावरण से तात्पर्य है कीटों के उनके चारों ओर से उन परिस्थितियों को परिवृत्ति से, ठीक है। तो जब हम इंसेक्ट इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो कीटों के चारों तरफ से जो घिरा हुआ वातावरण है वो इंसेक्ट इन्वायरमेंट या कीट पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो कीटों के चारों तरफ कीट जिससे घिरा होता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसे हम इंसेक्ट इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। और कीटों के जीवन पे पर्यावरण का कई प्रकार से जो है वो प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो इससे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। और उसको घिरा होता है और सभी प्रकार की क्रियाओं को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होता है। देखिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से कीटों पे कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कीटों के जो है वो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया है, जो उनके एग लेइंग की प्रक्रिया है, ठीक है, उनके फसल को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है, खाने पीने की प्रक्रिया है, वो सभी इन्वायरमेंट फैक्टर के अनुसार प्रभावित जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो कीट जो है वो वातावरण के अनुसार, ठीक है, अपने आप को मोमेंट कर लेते हैं, वातावरण के साथ अपने जीवन क्रिया में परिवर्तन ला लेते हैं और वातावरण के अनुसार ही उनका जीवन यापन चलता है और उनके जो हैबिटेट होती हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो वातावरण कहीं ना कहीं रूप से इंसेक्ट के लाइफ साइकिल को, जीवन को प्रभावित जो है वो करता है।
तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग जो कीट को प्रभावित करता है वो पारिस्थितिक का या पर्यावरणीय कार्य इकोलॉजिकल फैक्टर इन्वायरमेंट फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो जो भी पर्यावरण के फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो जैविक कारक हो चाहे अजैविक कारक हो, जो भी उसको प्रभावित करते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं या इंसेक्ट इकोलॉजिकल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, वातावरण के जो प्रमुख फैक्टर्स होते हैं जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गया, नमी हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, प्रकाश हो गया, ये कहीं ना कहीं कीटों के जीवन को प्रभावित करते ही हैं। ठीक है, जब तापमान अधिक हो जाता है उस समय इनका लाइफ साइकिल जो है वो कम हो जाता है, और जब इनका तापमान अधिक कम होता है उस समय इनका जीवन चक्र जो है वो बढ़ जाता है। तो इनके खाने पीने के तरीके, इनके रहन सहन के तरीके, कई रूपों में कीटों में परिवर्तन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैविक और अजैविक कारक का इनके जीवन पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, अब इनके प्रमुख जो है वो कौन कौन से जैविक और कौन कौन से अजैविक कारक हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं, इसको जो है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो आज स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और आगे आपको निरंतर पढ़ाते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारी लाइव और वीडियोस क्लासेस जो है आपको निरंतर मिलती रहें। देखिए, ऊंचाइयों को छूना है, अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है तो आपको हमेशा ऊंचाइयों को ही देखना होगा ताकि सफलता निरंतर आपको ऊंचाइयों की ओर जो है वो ले जाती रहे। ठीक है, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।